चलिए शुरुआत करते हैं धोरू की धार की। ब्यावर से आपको पहली बड़ी खबर बताते हैं। यहां परिवहन विभाग में एसीबी की एंट्री हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में यहां एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, परिवहन निरीक्षक जल सिंह के ठिकानों पर रेड मारी गई है। बड़ी खबर आपको ब्यावर से बता रहे हैं, जहां एसीबी की कार्रवाई, परिवहन विभाग के निरीक्षक हैं जल सिंह, उनके ठिकानों पर यह रेड चल रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त, भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा एक्शन एसीबी ने लिया है। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, ब्यावर में परिवहन विभाग के निरीक्षक हैं जल सिंह मीना, इनके ठिकानों पर रेड की गई है और छापेमारी चल रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, जरा दर्शकों को समझाइए, और ये रेड कितने बजे तक चल रही है? देखिए, लगातार ये जो रेड है कई घंटों से यहाँ पर जारी है। एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। जो आरटीओ इंस्पेक्टर हैं जल सिंह, उनके खिलाफ, और ब्यावर, विजयनगर, अजमेर, कई जगहों पर इनकी संपत्तियां थी, वहाँ पर कई ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर लगातार जो एसीबी की कार्रवाई है वो जारी है, छापेमारी जारी है। और एसीबी को अपने इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है, और जिस तरीके से जो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो काम होते हैं, भले ही वो लाइसेंस बनवाना हो, उसके अलावा गाड़ियों के रिन्यूअल करवाना हो, आरसी रिन्यूअल और अन्य जो काम होते हैं, उनके एवज में अलग अलग रूप से रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचार करके, और ये जो संपत्ति इकट्ठी की गई थी, इसको लेकर के एसीबी को इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना मिली, और इसके बाद में लगातार एसीबी की जो कार्रवाई है वो चालू है। अब ब्यावर में जो जिला परिवहन कार्यालय है, वहां पर ये एज एन आरटीओ इंस्पेक्टर नियुक्त थे, और उसके बाद में ये जो आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला है ये सामने आया, और एसीबी की जो टीम है वो अब कई ठिकानों पर सिलसिलेवार रूप से छापेमारी कर रही है। साथ ही जो दस्तावेज मिल रहे हैं उनको खंगाला जा रहा है, और जो अन्य चीज़ें हैं, जिस तरीके से जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, अन्य जो अचल संपत्ति के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो अन्य जो चीज़ें मिल रही हैं, जो दस्तावेज मिल रहे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है लगातार, ये जानने के लिए कि कहाँ से किस तरीके से जो संपत्ति है वो जुटाई गई। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई डीटीओ ऑफिस के और भी अन्य अधिकारी या कार्मिक इस पूरे मामले में शामिल हैं, तो उनके ऊपर भी सिलसिलेवार रूप से कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल एसीबी की टीम लगातार कई ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है, मुख्यतः ब्यावर, अजमेर और विजयनगर, यहाँ पर तीनों ही जगहों पर जो छापेमारी है एसीबी की टीम द्वारा की जा रही है। इनके जो स्थान है, जो घर है, वहाँ पर छापेमारी की जा रही है, और संभवतः जल्द ही इस पूरे मामले में जिस तरीके से छापेमारी के बाद में जो चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद में गिरफ्तारी भी हो सकती है और एक पूरा मामला दर्ज हो सकता है। फिलहाल एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, और ये देखने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ये चीज़ें देखी जाए कि कहाँ पर और जो संपत्तियाँ हैं वो छुपाई गई हैं, कहाँ पर और संपत्तियाँ जो है बनाई गई हैं, और किस तरीके से जो पूरा मामला है, ये नेक्सस जो है पूरा ये चल रहा था, और किस तरीके से जो ये आरटीओ इंस्पेक्टर हैं, क्या कोई और अन्य कार्मिक और क्या कोई अन्य अधिकारी भी इस पूरे मामले में शामिल है, किस तरीके से ये पूरा जो फर्जीवाड़ा है वे करते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्वास इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांचौर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। चितलवाना थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। ब्लैक कार में ये बदमाश पहुंचे थे और वारदात को अंजाम दिया गया है। मारपीट के बाद गुड़ामलानी में पटक कर ये बदमाश भाग गए हैं। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों ने युवक के साथ जमकर यहां मारपीट की गई है। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें लाल घेरे के अंदर किस तरह से यहां पर ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। यहां युवक का अपहरण किया जाता है, मारपीट की जाती है, और उसको फिर ये बदमाश फेंक कर भाग जाते हैं। देखिए यहां पर सरेआम यहां पर किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और एक युवक का अपहरण किया जाता है, उससे मारपीट की जाती है। सांचौर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चितलवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आया है, जहां युवक से मारपीट की गई है गुड़ामलानी में। इसको छोड़ा है इन बदमाशों ने और भाग गए। पूरा मामला ये सीसीटीवी में आपको दर्ज हुआ है, दिखा रहे हैं। और ये लाल घेरे के अंदर देखिए किस तरह से ये पकड़कर इस युवक को लाते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, अपहरण करते हैं, और उसके बाद इसको गुड़ामलानी में फेंक कर आगे निकल जाते हैं। ये बदमाशों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। लेकिन सवाल यह है कि कानून व्यवस्था यहां पर किस कदर सांचौर में बिगड़ी है कि यहां पर बेखौफ है बदमाश। सरेआम ये आते हैं, एक युवक को उठाकर ले जाते हैं, उससे मारपीट करते हैं और उसको गुड़ामलानी में फेंक कर फिर भाग जाते हैं। उधर जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां मनरेगा को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। मनरेगा बचाओ संग्राम पर इस बैठक में चर्चा की गई। 45 दिन तक मनरेगा बचाओ संग्राम चलेगा। अभियान को लेकर पीसीसी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में संग्राम को लेकर रणनीति बनाई गई। 10 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत होगी। 11 जनवरी को कांग्रेस नेता उपवास रखेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक
यह अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्डों, मोहल्लों में कांग्रेस नेता जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त जयपुर से बता रहे हैं, जहां मनरेगा को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। मनरेगा के नाम बदलने के बाद यहां पर कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम करने जा रही है और इसको लेकर यहां पर पीसीसी दफ्तर में चर्चा चल रही थी, बैठक चल रही थी। अब वो बैठक खत्म हो गई है। 45 दिन तक ये मनरेगा बचाओ संग्राम चलेगा और सभी लोगों ने एक मन से, एक स्वर से ये तय किया है कि इस 45 दिन के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्डों में, मोहल्लों में, ब्लॉकों में, जिलों में सब जगह जाएंगे और जो इस कानून के ख़त्म करने से जो काम का अधिकार ख़त्म हो गया, जो राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार दिया गया है, जो वो सहन कर ही नहीं सकते और इसमें जो पारदर्शिता पहले थी कि सब जगह जहाँ से भी काम मांगा जाएगा, काम मिलेगा, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो जो मूल स्वरूप था मनरेगा का, उसको ख़त्म करके केवल सेंटर की मर्जी से जो है जहाँ पर उनको लगेगा कि हमारा राजनीतिक फ़ायदा है, वहाँ पर केवल बजट आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। गरीब के पेट के ऊपर लात मारने का काम इस केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, उसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। एक दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 तारीख को करेंगे, 11 को हम लोग गांधी जी की या बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास रखेंगे, धरना देंगे और उसके बाद में 12 तारीख से लेकर के हम लोग 29 तारीख तक हर गांव में, ग्राम पंचायत में, चौपाल में, मुख्यालय में, गांव में जाकर के और जन जागरण अभियान और इसकी कानून को जो ख़त्म किया गया है या जो नया कानून लाया गया है उसमें क्या कमियां हैं और क्यों उन्होंने किस साजिश के तहत मनरेगा को ख़त्म करके अपना दूसरा कानून लेकर के आए हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। शशि, मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए जो कांग्रेस की बैठक चल रही थी पीसीसी दफ्तर में, अब वो खत्म हो गई है। क्या कुछ प्लानिंग इस बैठक में हुई, क्या चर्चा हुई, जरा बताइए दर्शकों को। साथ ही किस तरह से यहां पर प्लानिंग है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्डों, मोहल्लों तक कांग्रेस नेता जो है अपनी बात रखेंगे। शशि, सुन पा रहे हैं आप? दरअसल कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए केंद्र से यानी एआईसीसी से जो प्रोग्राम मिला है 45 दिन का, उसके ऊपर मंथन किया और ये रूपरेखा तय की कि कैसे जाना है, कैसे काम करना है और कैसे लोगों को बताना है कि उनके रोजगार का अधिकार छीना जा रहा है। और इसी आधार पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज के थे डॉक्टर सीपी जोशी, जो पूर्व में पीसीसी चीफ भी रहे, उन्होंने भी इस बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जब मनरेगा लाया जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, तो कुछ लॉबी का दबाव आया कि उद्योगों को श्रमिक नहीं मिलेंगे, तो इस कानून को कमजोर करने का, लेकिन वो नहीं हटे पीछे। और ऐसे में डोटासरा ये कह रहे हैं कि अब भी हो सकता है कि किसी का दबाव ऐसा रहा हो। साथ में वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 60 और 40 के रेशो पर इसको ले आई है, यानी जो पहले पूरा पैसा केंद्र से आता था और जो सेंट्रल फंडेड स्कीम होती हैं बड़ी, उनको 90 और 10 के अनुपात में होता है, यानी 90% केंद्र से आता है, 10% राज्य देता है। अब जो बदलाव किया गया है वीवी जी राम जी में, डोटासरा कह रहे हैं कि ये 60-40 का अनुपात, 60% पैसा केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राजस्थान का पहले ही 5000 करोड़ रुपया केंद्र के पास अटका हुआ है, तो ऐसी सूरत में भविष्य में भुगतान की क्या गारंटी होगी। हालांकि इस चीज को लेकर 10 तारीख को कांग्रेस में सभी जगह, सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी, जहां भी जिले में जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से उनकी मूर्ति के सामने धरना दिया जाएगा। फिर 12 जनवरी से लेकर के 29 तक पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह, गांव, कस्बे, ढाणी, मोहल्ले, ब्लॉक, वार्ड, सब जगह जाएंगे, लोगों के बीच बात करेंगे, पंचायत मुख्यालय पर, पंचायत समिति पर, और लोगों को बताएंगे कि क्या बदलाव हो रहे हैं। हालांकि आपको ध्यान होगा, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि वीबी जी राम जी के तहत जो काम होगा उसमें पक्के निर्माण होंगे, निर्माण की गुणवत्ता भी जांची जाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही कि ये रोजगार के अधिकार पर हमला है, वो अधिकार जिसको राइट टू वर्क के रूप में
कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने दिया था, उस अधिकार को कमजोर करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और इसको लेकर जनजागरण अभियान के रूप में लोगों के बीच में जाएंगे। हालांकि 28 जनवरी से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए 28-29 तक के प्रोग्राम दिए हैं, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर ये 28 से पहले कर लिए जाएंगे, 28-29 में बचे हुए क्षेत्रों में भी काम किए जाएंगे, लेकिन ये समानांतर चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक जगह काम होगा, इसके बाद में कुछ जगह बड़ी सभाएं भी करने का कार्यक्रम भी, बड़ी सभाएं करने का कार्यक्रम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरी माफियाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है विपक्ष नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। अवैध खनन पर टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा। सरकार और विधायकों पर मिली भगत का आरोप लगाया गया है। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या होगा, ये टीकाराम जूली ने कहा है। केकड़ी की घटना को जूली ने शर्मनाक बताया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बजरी माफियाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली निशाना साधते हुए नजर आए और अवैध खनन पर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा जब पुलिस से सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अवैध खनन जोरों पे है और बजरी को लेकर तो विशेष अभियान भी सरकार ने चलाया है, तो हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ? आज जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है और अगर पुलिस रोकने जाती है तो उसी को ही आप टारगेट करते हैं। पुलिस कर्मी जो एक ऐसा ही है केकड़ी के अंदर जिसने अवैध खनन को रोकने का काम किया, उसी को हटा दिया गया और वो खुद कह रहा है कि विधायक का उसको फोन आया है, विधायक उसको कह रहा है, पैसे के आरोप लगा रहा है। तो ये इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पूरी जांच करानी चाहिए इस पूरे मामले की। वो तो बार बार कहते थे ना कि हम अवैध खनन पे रोक लगा रहे हैं। अभी जब अरावली का मैटर आया तब आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमने अरावली की जो अवैध खनन है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, बजरी के अवैध खनन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही कार्रवाई है क्या? आपने कई SHOs को सस्पेंड किया था, उन सब के बावजूद इस प्रकार की हालत है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है, आपके राज्य के अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि आपके विधायक, आपके मंत्री खुद जो है इनमें शामिल है। तो आज ये सारी बातें सामने भी आ गई। राजधानी में इस बार 15 जनवरी को सेना दिवस पूरे भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर में एक सप्ताह तक अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी से गुरुवार से आर्मी को जाने कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम के पहले दिन सेना ने अपने युद्ध कौशल का जलवा बिखेरा। सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज में नो योर आर्मी प्रदर्शनी आयोजित की गई। यहां आम नागरिक भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों, तोपों, आर्टिलरी उपकरणों और सैन्य संसाधनों को नजदीक से देखने पहुंचे। इन तीनों कार्यक्रमों प्रदर्शनी, शौर्य संध्या और सेना दिवस परेड का प्रवेश आम नागरिकों के लिए निःशुल्क रखा गया है। नो योर आर्मी प्रदर्शन के लिए किसी पास की यहां पर जरूरत नहीं। तो आर्मी को जाने यानी नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे थे। सेना का शौर्य यहां पर दिखाया। हेलीकॉप्टर्स से सेना के जवान उतरते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री खुद टैंक पर सवार होते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टैंक पर सवार होते हुए नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां सेना की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है। पहली बार राजस्थान के लोग, विशेषकर हमारे युवा, पहली बार इतनी करीब से सेना की ताकत, अनुशासन, आधुनिक हथियारों को देखेंगे। इससे उनमें देश सेवा, राष्ट्रभक्ति और सेना में कैरियर बनने की भावना प्रबल होगी। इस परेड से में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स की फ्लाई पास्ट, टुकड़ियों का भव्य मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना की शक्ति को दर्शाता है। आज उस कड़ी में अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये आम नागरिक को भारतीय सेना के काम के तरीके को जानने और समझने का एक अवसर है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से मिशन
सुदर्शन चक्र की शुरुआत की घोषणा की। यह सुरक्षा चक्र भारत को किसी भी खतरे का सटीक और शक्तिशाली जवाब देने का काम करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर जाकर अब 1.51 लाख करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचते हुए 23,622 करोड़ रुपए दर्ज किया है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं स्वदेशी जिसे हम कहेंगे, मेड इन इंडिया जिसे हम कहेंगे, वो ये हथियार है। और जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेना के लिए जो कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। और आप देखिए कि यहाँ पर एक नहीं, ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में, जिस तरीके से आपको बता रहा था, आकाश की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो सामने की ओर आकाश भी जो है यहाँ पर इस पूरी जो इसके अंदर लगाया गया है प्रदर्शनी के अंदर। इसके अलावा रंजीत की बात की जाए तो रंजीत भी जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लगाया गया है। मिसाइल सिस्टम है, किस तरीके से जो है मीडियम रेंज का जो सरफेस रहता है उसको एयर टू एयर मिसाइल जो हम कहेंगे वो यहाँ पर जो है लगाई गई है। इसके साथ ही आप देखिए आकाश हो गया या फिर अन्य जो ब्रह्मोस हो गया वो भी यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है। ब्रह्मोस के बारे में मैं यहाँ पे जानकारी लेना चाहूँगा। विश्वजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ब्रह्मोस का नाम आता है, आकाश का नाम आता है, तो भारत जो कह सकते हैं कि हर कोई जो है उसका सीना चौड़ा होता है। वो तो है बात सर, ब्रह्मोस का नाम सुनते ही सबका तो ये होता है, क्योंकि ये ब्रह्मोस जो है दो देश का जो है नाम से ही वो ये हुआ है। इंडिया का ब्रह्मपुत्र और रशिया का जो मॉस्को रिवर के नाम से दोनों ये हुआ है। तो सभी ऐसे भी नाम सुनते ही सबको तो डर होना चाहिए। ऊपर से ऑफ सिंदूर के दौरान जो कांड पाकिस्तान के ऊपर से जो किया है उसमें भी तो और तो होना ही चाहिए। इनका यूज हुआ है? नहीं, इनका यूज एयरफोर्स ने किया है, तो बाकी तो डर होना चाहिए। इच्छा है, मन इच्छा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जो हथियार होते हैं वो कितने पावरफुल है, कितने शक्तिशाली हैं, वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि दिखाए गए हैं। अगर आप देखिए तिरंगे की बात की जाए तो हर कोई जो है इस तिरंगे के साथ जो है अपनी एक छोटी सी सेल्फी है वो यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हर जो कह सकते हैं मेड इन इंडिया जो वेपन्स होते हैं वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि यहाँ पर एंटी मिसाइल, अगर कोई भी अगर हवा के अंदर कोई भी अगर ड्रोन या फिर सिस्टम दिखाई देता है तो उसके लिए भी जो कह सकते हैं कि कई अलग अलग रेंज के जो हथियार होते हैं, वेपन्स जो होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। आम जनता को जो है इन जवानों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से आप अपनी सेना को किस तरीके से जान सकते हैं, अपनी सेना की कितनी पावरफुल है, वो चीज़ है वो यहाँ पर इस पूरी प्रदर्शनी के अंदर दिखाई गई है। और आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर सेना की बात की जाए, सेना के अगर पावर की बात की जाए तो सेना का पावर है वो यहाँ पर किस तरीके से जो कह सकते हैं पूरे विश्व के अंदर अपना अलग डंका बजाता है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता को जो कह सकते हैं प्रदेश की जनता को है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आर्मी के बारे में जानकारी मिले, और यही मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा पैन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर हर तरफ जो है इंडियन जो कह सकते हैं वेपन्स हैं जो इंडियन आर्मी के लिए जो काम आते हैं, चाहे ब्रह्मोस की बात कीजिए, आकाश की बात कीजिए या फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं उनकी बात कीजिए, हर चीज़ जो है यहाँ पर बताएगी। और हर एक जो कह सकते हैं कि वेपन्स की जो जानकारी है यहाँ पर बाकायदा जो है यहाँ पर सेना के द्वारा दी गई है। और अलग अलग जो कह सकते हैं इन वेपन्स की जो रेंज होती है, जो गति होती है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। और आप देखिए कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये पायलट लेस जो कहेंगे एक एयरक्राफ्ट है जिसके माध्यम से जो कह सकते हैं कि आप लगभग 100 किलोमीटर की रेंज तक जो कह सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ जानकारी मैं इनसे जानना चाहूँ। सर, पायलट लेस जो कहेंगे कि ये पूरा वेपन है तो ये किस सिचुएशन में काम आता है सर? जैसे बेसिकली देख लीजिए, एक नॉर्मल इसको एक ट्रेनिंग पर्पस रोल के लिए हम इस्तेमाल करते थे पहले। जैसे कि ये 100 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, ठीक है, और इसमें हाइट है 6 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन हम लोग ये ट्रेनिंग पर्पस वाले इसी एयरक्राफ्ट को, ये रनवे इंडिपेंडेंट भी है, किसी भी जगह पे हम इसको फ्लाइंग कर सकते हैं, किसी भी टेरेन पे जाके, किसी भी जगह पे जाके, दुश्मन का इलाके से किसी भी नजदीक में भी कहीं पे भी अगर मान लीजिए जैमर लगा हो वहाँ पे ये काम करेगा? हाँ, इसको जाके लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रनवे का जरूरत नहीं है। तो इसमें इतना दूर तक 100 किलोमीटर के दूर में जाके हम
उस इलाका में ब्लास्ट कर सकते हैं। उसी तरह का एक मॉडिफिकेशन हमने इसमें किया हुआ है। आप बगल में एक सेम जो एयरक्राफ्ट उधर है उसमें आपको दिखाई देगा कि उसमें कुछ एक कमिका से मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो उसमें जो अपग्रेड वर्जन ये वाला रहेगा या फिर उसमें एक मॉडिफिकेशन किया हुआ है, वो अपग्रेड है। हम लोग इंडिया में हम लोग किए थे, इंडियन आर्मी ने किया है। उसमें 20 किलो तक का एक्सप्लोसिव पेलोड लेके जाएगा। 100 किलोमीटर तक का दूरी में किसी भी दुश्मन के एरिया में हम लोग एक सेलेक्ट किया हुआ पॉइंट पे हम टारगेट अगर आपने वो किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, तो वहीं पे जाके उसी जगह पे जाके ब्लास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो आप देख सकते हैं टारगेट एयरक्राफ्ट कहेंगे, पायलट लेस जो है एयरक्राफ्ट हम कहेंगे। और आप देखिए ये वेपन्स जो है अपने आप में काफ़ी जो कह सकते हैं इंडियन आर्मी का, और जो L-70 जो गन है जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी रेंज की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर इसके जो कह सकते हैं विशेषताएं की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग वेपन्स की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर रेंज है। सर इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो कितनी रेंज रहेगी? इसकी रेंज है आरपीसी राडार के ऊपर 3500 मीटर। 3500 मीटर। किलोमीटर में कितना रहेगा? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर तक ये रहेगी। और ये मेड इन इंडिया है? स्वीडन में। तो ये किस सिचुएशन में काम आती है सर? जैसे ये आर्मी एयर डिफेंस, ये जो हवाई अटैक होगा जितना उसके एयर अटैक के अंदर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये बिल्कुल। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो है ऑपरेट करने के लिए है एक सीट दी हुई है। किस तरीके से इसको जो कह सकते हैं टारगेट है वो उसको लॉक करना है, बाकायदा जो इसके जो बारीकियां हैं वो यहाँ पर एक बोर्ड के माध्यम से दी गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि जो इंडियन आर्मी के जो हथियार होते हैं, जिनकी जो कह सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जो बैरल गन होती है वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और हर तरफ जो कह सकते हैं उन हथियारों के बारे में, उन जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उनकी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। और ये सिल्का है जिसकी अगर बात की जाए यहाँ पर हवाई लक्ष्य के लिए, तो यहाँ पर मैं एक बार प्रकाश मंडल सर हैं उनसे एक बार बातचीत करूँगा। सर मेड इन इंडिया है? सर ये इजराइल और इंडिया द्वारा बनाया गया है। बाकी मैं ज्यादा आपको बता नहीं सकता हूँ। ये ऑफ सिंदूर में पार्टिसिपेशन किया था। ये ऊपर जो आप ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ। हाँ, ये जो ऊपर देख रहे हो आप, मैं आपको इसको अभी अगर आप वीडियोस बनाओगे तो हाइड्रोलिक ऑन करके, वो रेडार है जो कि 40 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट करता है। टारगेट डिटेक्ट करने के बाद ये गन सिस्टम को इसमें कंप्यूटर को भेज दे। कंप्यूटर इसका फ्यूचर कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करके ऑटोमेटिक फायर कराता है। इसमें 4 की डेट होता है, ये ड्राइवर और वहाँ ऑपरेटर रहता है। तो ऑपरेटर होने की वजह से ये मूविंग हालत में फायर करता है। अगर कैसी भी सिचुएशन हो, हर यस, किसी भी सिचुएशन में, ऑल वेदर है, डे नाइट, कहीं भी सिचुएशन में ये फायर कर सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम आदमी है वो अपने आर्मी के बारे में जाने, अपने जो कि सेना के बारे में जाने, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग हैं वो अपनी सेना के जो पावर होती है उसके बारे में जानकारी जुटा सके। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।